हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी की क्लास 7th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है रेगिस्तान में जीवन। ये हमारा लास्ट चैप्टर है इस क्लास का 7th का, और इससे पहले जितने भी चैप्टर हो गए हैं प्लेलिस्ट बनी हुई है ज्योग्राफी की 6 to 12 नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसमें देखेंगे तो क्लास 6 के जितने भी चैप्टर वो आपको मिल जाएंगे और 7th के जितने भी होगा वो आपको मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ आपको हिस्ट्री और पॉलिटी के भी क्लास 6 के चैप्टर आपको मिल जाएंगे। तो जिनने भी ना देखे हो वो जरूर देख लें, और हम लोग अपना चैप्टर यहाँ से शुरू करते हैं। अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। ठीक है, मतलब पेड़ पौधे पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। ये कहाँ पढ़ चुके हैं? अध्याय 5 में। जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो एवं फसलों के उगने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन ही होगा। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहां लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म हैं, तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। हम लोग यहाँ देखते हैं शब्दावली रेगिस्तान की। यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति हैं। ठीक, तो यानी कि रेगिस्तान जो है वो ठंडे भी हो सकते हैं और गर्म भी हो सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं गर्म रेगिस्तान सहारा, यानी कि सहारा का जो रेगिस्तान है वो हम लोग देखते हैं। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। ठीक, आपको मैप ज्योग्राफी पढ़ते समय आपको हमेशा मैप साथ में लेके रखना है। जितने भी लोकेशन आएंगे, जितने भी जगहों के नाम आएंगे, स्थानों के नाम आएंगे, वो आपको मैप में जरूर देखना है। तभी आपकी जो ज्योग्राफी है वो ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे और मजबूत हो पाएगी। ठीक, तो ये मैप आपको हमेशा साथ में लेके चलना है। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर पहले सहारा के रेगिस्तान पर का पता लगाएं। ठीक, आप मैप में देखेंगे जो अफ्रीका का जो मैप है उसमें उत्तरी जो भाग है वहाँ पे सहारा का रेगिस्तान फैला हुआ है। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है? ठीक, सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ठीक, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। सहारा रेगिस्तान कितने देशों से घिरा हुआ है? 11 देशों से घिरा हुआ है। कौन कौन से ये देश हैं? अल्जीरिया, चाद, मिस्र, लीबिया, माली, मैरिटोनिया, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। ठीक, तो इनके जो नाम है ये आपको जरूर याद रखने हैं, और इनकी जो लोकेशन है वो भी आपको उसमें जो मैप है आपका वर्ल्ड का, अफ्रीका का जो मैप है उसमें आप देखिए, और ये भी देखिए कि कौन किससे किसके साथ सीमा लगाता है, यानी बाउंड्री किसकी किसके साथ है। ठीक, तो ये भी आपको देख लेना है। अब हम लोग देखते हैं रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहां बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। ठीक, तो ये इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है, सहारा रेगिस्तान का चित्र बना हुआ है यहाँ पे। ठीक, आगे हम लोग देखें, क्या आप जानते हैं, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियां तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियां सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म एवं शुष्क प्रदेश में बदल दिया है। अब हम लोग देखते हैं, ये दिया हुआ है अफ्रीका का मैप, यहाँ पे आपका सहारा मरुस्थल है, और ये उनके जो देश हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ट्यूनीशिया है, मोरक्को है, पश्चिमी सहारा है, मैरिटानिया है, माली, नाइजर, चाद, सूडान, इरिट्रिया, यहाँ पे इरिट्रिया नहीं है। ठीक, और पश्चिमी सहारा भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक, आगे देखें कौन कौन से थे? ट्यूनीशिया, सूडान, अल्जीरिया, यहाँ पे इरिट्रिया नहीं है, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखें, यहाँ पे देखें तो यहाँ सोमाली गणराज्य भी है, हिंद महासागर, इसे ये जो नोक जैसा निकला है इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते हैं। ये है आपका यहाँ अटलांटिक महासागर। आगे देखें, क्या आप जानते हैं सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान
1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। ठीक, तो ये जो फैक्ट है ये आपको याद रखना है। सहारा का अल्जीरिया क्षेत्र जो ट्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं जलवायु के बारे में। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है, यानी कि बहुत ही कम समय के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। ठीक, तो जो टेम्परेचर है वो 50 से भी ऊपर पहुंच जाता है दिन के समय। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक, अब देखें वनस्पति जात एवं प्राणी जात के बारे में। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। ठीक, तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। कैक्टस, खजूर के पेड़ और कौन से, एकेसिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एकेसिया पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूर के पेड़ों से गिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारे रेगिस्तान में ये मरुद्यान है, ये पूरे खजूर के भी पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं। ऊंट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। क्या आप जानते हैं वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। आपके अनुसार ये क्या हो सकते हैं? अगर मछलियों के कंकाल मिले तो यहाँ पे हो सकता है जो हजारों वर्ष पूर्व यहाँ पे कोई नदी वगैरह बहती हो। अब देखते हैं यहाँ पे लोग। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल हैं। ठीक, तो ये जो नाम है समुदायों के ये याद रखना है, बेदुइन एवं तुआरेग। जलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। ठीक, सहारा में मरुद्यान और मिस्र में नील घाटी जो है लोगों को निवास करने में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूं, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक, जो मिस्र में कपास उगाई जाती है वो पूरे जो विश्व है उसमें प्रसिद्ध है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित है। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊंटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग, ठीक, ये आपको नाम याद रखना, तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक जलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहाँ वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ क्या आप जानते हैं, जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरुद्यान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी यह मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टैफी लालेट, ठीक, मोरक्को में क्या है, टैफी लालेट, ये भी आपको ध्यान रखना है। मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। कहाँ पे है? मोरक्को में। क्या नाम है? टैफी लालेट। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, मैप में भी आप उसको मार्क कर सकते हैं। आगे हम लोग अगर पढ़ें, ठंडा रेगिस्तान लद्दाख जो कि भारत में है हमारे, जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एवं एक ठंडा रेगिस्तान है। ये हम लोग चित्र 9.4 में देखेंगे। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। तो इसकी भी आपको लोकेशन देखनी है, काराकोरम की और जास्कर की, और इसके बीच में कौन कौन श्रेणी पड़ती है वो भी आप देख सकते हैं। लद्दाख से होकर
अनेक नदियां बहती हैं, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटियों एवं महाखंड यानी गॉर्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं, जैसे गैंगरी हिमानी, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। गैंगरी हिमानी कहाँ पे है? लद्दाख में। यहाँ देखते हैं शब्द उत्पत्ति के बारे में। लद्दाख शब्द दो शब्दों से बना है। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा और दाग का अर्थ है देश। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात में तापमान शून्य से -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। ठीक, तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे जो है ठंडा पाया जाता है, यानी कि एक प्रकार से शीत मरुस्थल है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। क्योंकि यह हिमालय के वृष्ट छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। वृष्ट छाया क्षेत्र मतलब अगर ये यहाँ पे हिमालय है और यहाँ पे संपूर्ण पूरा देश है इस तरफ, तो जो लद्दाख है इस तरफ यानी कि उस तरफ पीछे हिमालय के। ठीक, तो जो वर्षा है यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती, पवने यहाँ से टकरा के इस तरफ बारिश करा देती है और ये जो स्थान है सूखा रह जाता है। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में स्थित है। ठीक, तो द्रास कहाँ पे? लद्दाख में, जो सबसे ठंडे स्थानों में से है। यहाँ पे ये है हमारा चित्र 9.4, जिसमें लद्दाख को दिखाया गया है। और अगर हम लोग इसमें लोकेशन देखते हैं तो ये कारगिल है, यहाँ पे इंडस नदी है, श्योक नदी है, और यहाँ पे भी ये श्योक नदी बहते हुए आई है, और ये है सियाचिन हिमनद, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक, ये है हमारा पूरा लद्दाख। ये है श्रीनगर, ये है जोजिला जो कि दर्रा है, ये बारालाचा यानी कि बारालाचा वो दर्रा है, ये रोहतांग दर्रा है। ठीक, तो ये सब चीजें आपको मैप में देख लेनी है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष यहाँ पे वर्षा हो पाती है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठें कि आपके पैर छाया में हो, तो आप एक समय पर ही ऊष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। यहाँ देखते हैं, क्या आप जानते हैं लद्दाख को खापा चांद भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। ठीक, तो ये नाम भी आपको याद रखना है, खापा चांद। ठीक, लद्दाख को ही कहते हैं। वनस्पति जात एवं प्राणी जात के बारे में जानते हैं। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियां मिलती हैं। घाटी में सरपत यानी कि विलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन से उपवन? विलो, सरपत एवं पॉपुलर के। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रैवेन एवं हूक यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी। तो ये भी आपको नाम याद रखना है, रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रैवेन एवं हूक। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। ठीक, भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। ऊनी वस्त्र मतलब कंबल बना लेते हैं, शॉल बना लेते हैं, जैकेट बना लेते हैं, जिससे कि यहाँ पे बहुत ही ठंडी पड़ती है, जिससे इनको जो है शरीर ढकने में मदद मिलती है। क्या आप जानते हैं चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार सातूस नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। ठीक, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। चीरू या तिब्बती एंटीलोप क्या है? विलुप्त प्राय जीव है और इसका शिकार सातूस नामक ऊन के लिए होता था। ठीक, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं लोग यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं। क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित है। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हेमिस, सिक्से एवं लामा युरु। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है, हेमिस, सिक्से एवं लामा युरु क्या है? बौद्ध मठ हैं जो कि लद्दाख में स्थित है। यहाँ देखते हैं हम लोग, क्या आप जानते हैं क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत विलोई पेड़ की लकड़ी
से बनाया जाता है। ठीक, तो ये जो पेड़ की लकड़ी है, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था सरपत विलो, इससे बैठ का जो बल्ला बनाया जाता है। आगे देखें, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं शलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती, बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? तो ये सब आपको मैप में मिल जाएगा, जो कि आपको देखना है। ये यहाँ पे चित्र दिया गया है ठीक से मठ का, जो कि इस प्रकार से दिखता है। आगे देखें, क्या आप जानते हैं मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है? कौन कौन से? रोहतांग ला, बारालाचा, लुंगा लुंगा लाचा एवं टंगलंग ला। ठीक, ये जो ला शब्द है ये दर्रे से के लिए ही प्रयुक्त होता है। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्च से हटा दिया जाता है। ठीक, तो जो फैक्ट है ये आपको सारे दर्रों के नाम याद रखने हैं। अब देखें, यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोम्पा दर्शन, घास के मैदानों व हिमनदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययिता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। ठीक, यहाँ पे एक चित्र दिया गया है बारालाचा का, जो कि एक दर्रा है, और यहाँ पे कुछ वेशभूषा दी गई है। पारंपरिक वेशभूषा में लद्दाख की महिलाएं, ये यहाँ की पारंपरिक वेशभूषा है। ठीक, तो ये वाला जो चैप्टर है ये भी हमारा खत्म होता है। यहाँ पे कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जिनका आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको लिख के देख सकते हैं। ठीक, और ये सारे प्रैक्टिस आपके लिए, क्वेश्चन आपके लिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप देख सकते हैं कितना आपने सीखा है, कितना नहीं सीखा है। ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट होता है, और इसी के साथ हमारा जो क्लास 7th की जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है वो कंप्लीट खत्म होती है। अब अगला जो हम लोग शुरू करेंगे वो हिस्ट्री को पहले कंप्लीट करेंगे। जो क्लास 7th की हिस्ट्री के कुछ चैप्टर बचे हैं वो सारे कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिर जो हिस्ट्री के की 8th क्लास की जो है एनसीईआरटी उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर पॉलिटी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहें इसके साथ। अगर आपको पसंद आ रहा है ये वीडियो, एनसीईआरटी पूरी सीरीज आपको पसंद आ रही है, तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी और अपने सहपाठियों के साथ भी इसको साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।